मेरा नाम दिग्विजय है। मैं एक ऊंचे पद पर नौकरी करता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी कनक मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की वजह थी। हमेशा की तरह होली के दिन भी झगड़ कर अपने मायके जा बैठी थी। उसकी हमेशा से यही आदत थी कि जब भी हमारा किसी बात पर झगड़ा होता तो वह अपना सामान उठाती और मायके चली जाती। मैं उसे लाख रोकता, समझाता, मनाने की कोशिश करता, लेकिन उसका गुस्सा ठंडा ही न होता। इसीलिए जब होली के दिन वो झगड़ा करके घर से निकलने लगी तो मैंने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं भी रोज रोज के उसके झगड़े से तंग आ चुका था और अब कुछ वक्त सुकून का चाहता था। कनक को लगा था कि शायद होली का दिन है, मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब उसने देखा कि मैं उसे रोक नहीं रहा हूँ तो और ज्यादा गुस्से में घर का दरवाजा पीटकर घर से बाहर निकल गई। इस दफा मैं उसके बगैर परेशान होने वाला नहीं था, बल्कि मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी गैर मौजूदगी को एंजॉय करूंगा। हर बार वो सुकून से अपने मायके जाकर बैठ जाया करती थी और मैं सारा वक्त या तो उसकी खुशामद करते करते गुजार देता या फिर उसके मायके के चक्कर काटता रहता, लेकिन वो टस से मस नहीं होती थी। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं उसे उसके हाल पर छोड़ दूंगा और खुद किसी और तरह से अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूंगा। जैसे ही कनक घर से निकली, मैंने फौरन तैयारी की और गाड़ी की चाबी उठाकर गुनगुनाता हुआ चंदाबाई के हवेली के लिए निकल पड़ा। मैं जानता था कि मेरी सारी ख्वाहिशें उसी के द्वार से पूरी होंगी और यहीं आकर मुझे सुकून के वो लम्हे नसीब होंगे जिसकी मुझे ख्वाहिश है। चंदाबाई ने जब मुझे होली के दिन सुबह सुबह अपनी हवेली पर देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी, वाह क्या बात है दिग्विजय साहब, तुम तो बड़े कमाल के मर्द हो जो आज के दिन भी अपनी पत्नी को छोड़कर चंदा की हवेली की रौनक लगाने आए हो। उस बाई की बात पर मैं मुस्कुराने लगा और कहा कि हाँ, सुकून की तलाश मुझे यहाँ तक ले आती है और आज भी इसीलिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर चंदाबाई कहने लगी कि फिर तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। 15 साल की एक खूबसूरत लड़की आई है और मैं उसे बहुत ही कम पैसों में कुछ वक्त के लिए तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ वो नई है। 15 साल की कम उम्र लड़की के बारे में सुनकर मैं खुश हो गया और फिर चंदाबाई ने दाम भी बहुत ही कम बताया था। सिर्फ 1000 रुपए में मुझे पूरी रात के लिए उस लड़की को सौंपने को तैयार हो गई, जबकि उस कोठी में तो कीमत 5000 से शुरू होती थी। मैंने फौरन हामी भर दी। चंदा ने उस लड़की को बुलवाया जिसका नाम सुहानी था। वह छोटे छोटे कदम उठाती चंदाबाई के करीब आई तो मैं उसे देखकर पलके झुकाना ही भूल गया। मैंने आज तक इतना मासूम चेहरा और ऐसी बेमिसाल सुंदरता नहीं देखी थी। मेरी पत्नी कनक भी काफी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी जुबान में जो आग थी उसने उसकी खूबसूरती को दफन कर दिया था। मैंने जल्दी से चंदाबाई को रुपए थमा दिए कि कहीं उनका इरादा बदल ही न जाए और उनसे वादा कर लिया कि एक रात गुजार कर मैं अगली सुबह खुद ही सुहानी को उनकी हवेली ले आऊंगा। मैं सुहानी का हाथ थामे हवेली से बाहर निकला था और खुशी खुशी सोच रहा था कि कनक को तो खबर भी नहीं होगी कि मैं उसके पीछे कैसी अय्याशी कर रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि सच छुपे नहीं छुपता और एक न एक दिन खुद ही सामने आ जाता है। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मेरा यह सच खुल जाएगा। सुहानी को लेकर मैं सीधा अपने घर पहुंचा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ये पहली दफा था जब मैं किसी गैर औरत को अपने घर की दहलीज तक लाया था। मेरी नीयत में खोट था, इसीलिए मेरे माथे पर बार बार पसीना आ रहा था। आखिरकार मैं अपनी पत्नी से धोखा करने जा रहा था, उसकी जगह एक बाजारू औरत को देने वाला था। मैं सुहानी को सीधे अपने बेडरूम में ले आया। उसका हाथ पकड़कर उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। सुहानी बहुत ही गुमसुम सी बैठी थी, ना ही कुछ बोल रही थी। मैंने मोहब्बत से उसे अपने करीब किया तो वो फपक फपक कर रो पड़ी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हालत देखकर मैं सांस लेना भूल गया था। मैंने हकलाते हुए उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उस लड़की ने अपने कंधे से लगा कपड़ा नीचे कर दिया, जिसे देख मेरी रूह कांप गई।
उसके शरीर पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे जानवरों की तरह नोचा हो। पल भर में मेरी सारी खुमारी उतर गई थी। मैं उसे छोड़कर कुछ कदम पीछे हट गया था। वो अजीब अंदाज में कहने लगी, साहब जी, क्या बात है? आप मुझे यहाँ जिस मकसद के लिए लाए हैं, क्या उसे पूरा नहीं करेंगे? उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदगी से खामोश हो गया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने मुझे जो कहानी सुनाई, वह सुनकर मेरी आत्मा तड़प गई कि किस तरह वो एक दरिंदे तक पहुंची थी और उस दरिंदे ने उसके साथ क्या क्या किया था। सुहानी की तरफ देखकर मुझे बार बार अपनी पत्नी का ख्याल आ रहा था। उसके चेहरे पर भी बिल्कुल ऐसी ही मासूमियत थी। कनक भी तो घर से अकेली ही निकली थी और मैंने उसे रोका भी नहीं था, बल्कि उसके जाने पर खुशी मनाई थी। पल भर के लिए मेरे दिल में यह ख्याल आया कि अगर ऐसा ही कोई दरिंदा उसे टकरा गया तो, और ये सोचकर मुझे खौफ सा महसूस होने लगा कि पता नहीं वो अपने घर पहुंची भी थी या नहीं। मैंने अब तक उसका पता भी नहीं लिया। वो कहाँ थी मुझे नहीं पता। मेरी और कनक की पसंद की शादी हुई थी, लेकिन कभी कभी शादी से पहले जो इंसान हमें बहुत खूबसूरत और दिलकश लगता है, शादी के बाद उसी की खामियां और गलतियां हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा ही कुछ मेरे और कनक के साथ भी हुआ था। कनक को हर छोटी से छोटी बात पर झगड़ा करने की आदत थी और उसकी इसी आदत ने हमारे घर के माहौल को बुरी तरह खराब कर रखा था। वह किसी मामूली सी बात पर भी राई का पहाड़ बना देती थी और इतना झगड़ा करती कि मैं उससे बोर हो जाता। शादी के पहले ही महीने से हम दोनों के बीच एक अजीब सी जंग की शुरुआत हो गई थी, जिसकी शुरुआत हमेशा कनक की तरफ से होती थी। मैं पुरुष था और चाहता था कि जब थक हार कर ऑफिस से घर आऊं तो मुझे घर का सुकून और पत्नी का सुख नसीब हो, लेकिन कनक से शादी के बाद ना ही घर का सुकून मेरे नसीब में आया और ना ही पत्नी का सुख। मेरे घर में कदम रखने की देर होती और वो किसी न किसी बात पर हंगामा खड़ा कर देती और उसकी इसी आदत ने मुझे गलत रास्ते का राही बना दिया था। मैं घर से भागने लगा था। मेरे दोस्त राहुल ने कुछ ही दिनों में जान लिया कि मैं कनक से किस कदर बोर हो चुका हूँ। पहले तो वो बहुत हैरान हुआ कि जिस लड़की को पाने के लिए मैंने सारी दुनिया से टक्कर ली थी, मैं कैसे शादी के दूसरे ही महीने उस लड़की से इतना बोर हो सकता हूँ। लेकिन जब उसे बताया कि कनक का व्यवहार कैसा होता है, तो वो हंसा और कहने लगा, पहले इश्क ने आंखों पर पट्टी बांधी थी क्या, जो हकीकत अब दिखाई दी है। राहुल की बात पर मैं शर्मिंदा हो गया, क्योंकि वाकई में हम शादी से पहले 2 साल तक एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार रहे थे और उन 2 सालों में मैंने कभी कनक का यह रूप नहीं देखा था। राहुल कहने लगा कि चल तू फिक्र न कर, मैं तुझे ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुझे सुकून ही सुकून नसीब होगा। चंदाबाई की हवेली लेकर जा रहा हूँ, वहाँ जाकर तू अपने सारे गम भूल जाएगा। मेरे लिए यह नाम बिल्कुल नया था। उससे पहले कभी राहुल ने कभी किसी चंदाबाई का जिक्र नहीं किया था। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन राहुल के आगे मेरी कहाँ चलती थी, क्योंकि वो मेरा जिगरी यार था और एक बार जो वो कह देता तो उससे पीछे नहीं हटता था। मैंने उससे पूछा कि अब तो बता दे कि चंदाबाई कौन है। राहुल कहने लगा कि वहाँ जाकर खुद ही देख लेना। दूसरे दिन वो मुझे एक हवेली ले गया। एक तरफ तबले की थाप थी तो दूसरी तरफ घुंघरू की झनकार। जवान और हसीन लड़कियां मदहोश थी और उनमें से कुछ इर्द गिर्द बैठे मर्दों से पैसे वसूल कर रही थी। मैंने मजबूती से राहुल का हाथ पकड़ा और कहा कि यहाँ से वापस चल, मैं एक शरीफ घराने का मर्द हूँ और आज तक ऐसी जगह पर नहीं आया हूँ। मेरी बात सुनकर राहुल हंसते हुए कहने लगा कि यहाँ सब शरीफ घरों के ही मर्द आते हैं, क्योंकि हमारी पत्नियां हमें सुख नहीं दे सकती हैं, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करती हैं और हमें अपने आप से दूर दूर रखती हैं। तेरी भाभी का भी यही हाल है। उसी के रवैये ने मुझे मजबूर किया कि मैं चंदाबाई की हवेली के रास्ते पर चल पड़ा। राहुल ने जबरदस्ती मुझे थोड़ी सी शराब पिलाई। मैंने जिंदगी में पहली दफा शराब पी थी। थोड़ी सी शराब ने मुझे पूरी तरह मदहोश कर दिया था और उसके बाद मैं सही और गलत भूलकर राहुल के साथ
उन जवान और हसीन लड़कियों के मुजरे का मजा लूटने लगा। पहली दफा मुझे पता चला कि सुकून और सुरूर क्या होता है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मैं अपनी पत्नी से दूर होता जा रहा था। कनक इस बात को महसूस कर रही थी कि मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ। होली से एक रात पहले भी मैं रात भर राहुल के साथ चंदाबाई की हवेली पर था, और जब सुबह के करीब घर पहुंचा तो कनक का रवैया पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसके मायके जाने के बाद मैं चंदाबाई से एक रात के लिए सुहानी को लेकर आया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक 15 साल की लड़की के साथ इस कदर दरिंदगी भी की जा सकती है। थोड़ी देर पहले ही मैंने शराब का एक गिलास पिया था, लेकिन अब मेरे ऊपर से उसका नशा उतर चुका था, और मेरे पूछने पर सुहानी ने मुझे बताया कि उसका ये हाल किसी गैर ने नहीं बल्कि उसके बाप ने किया है। वह एक गरीब घराने से संबंध रखती थी। उसका बाप एक शराबी था और उसकी माँ से हरगिज भी मोहब्बत नहीं करता था। शुरू से ही उनके घर के हालात बहुत ज़्यादा खराब थे। माँ और बाबा का झगड़ा ज़्यादा बढ़ा तो उसकी माँ घर छोड़कर चली गई, लेकिन वो सुहानी को यह सोचकर अपने साथ नहीं लेकर गई कि सुहानी की खातिर उसका पति उसे लेने के लिए आएगा। लेकिन सुहानी के बाप ने उसकी माँ की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अपने शराब के खर्चे पूरे करने के लिए सुहानी को 1 लाख में 40 साल के आदमी के हाथों बेच दिया। सुहानी मासूम और भोली भाली लड़की थी। वह समझ ही न सकी कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो आदमी सुहानी को अपने साथ लेकर दूसरे शहर चला गया, और यहाँ आकर सबसे पहले उसने सुहानी को अपनी हवस का निशाना बनाया और उसके बाद उसे जिस्म फरोशी के अड्डे पर बेच दिया, जहाँ उसका पहला ही ग्राहक एक दरिंदा साबित हुआ, और वहाँ उसे बचाने वाला कोई नहीं था। सिर्फ कुछ रुपए के बदले सारी रात उस दरिंदे ने उसे नोच डाला। सुहानी के जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ जख्मों के निशान मौजूद ना हो। वो जिस्म फरोशी के अड्डे से चंदाबाई की हवेली तक पहुंचा दी गई ताकि मुजरे की महफिलों में काम आ सके, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि थोड़ी देर के मुजरे के बाद सुहानी थक कर बेहोश हो जाया करती थी। सुहानी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वे कह रही थी कि अगर उसकी माँ घर छोड़कर ना जाती, उसके बाबा उसकी माँ को इज्जत देकर अपने घर में जगह देते, तो शायद आज वह इस दरिंदगी का शिकार ना बनी होती। मैंने सुहानी से कहा कि अगर वो चाहे तो मैं उसे चंदाबाई से आज़ाद करवाकर अपने घर उसकी माँ के पास भेज सकता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी और कहने लगी, उसकी माँ तो बहुत पहले ही उसे बाप के रहमो करम पर छोड़ गई, तो अब कैसे अपनाएगी। वह वापस चंदाबाई की हवेली ही जाना चाहती थी। वो अपनी वजह से मुझे किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। उसे छोड़कर मैं सीधा कनक के घर पहुंचा था। वह रो रो कर अपना मुंह सुजा चुकी थी। मुझे देखते ही उसने मुंह फेर लिया और कहने लगी, अभी क्यों आए हो यहाँ, अपने घर में सुकून से रहो। मैंने मोहब्बत से कनक को अपने सीने से लगाया और कहा कि आज के बाद मेरा सारा वक्त तुम्हारा है। मैं जान गया था कि एक औरत सिर्फ अपने घर की 4 दीवारी में ही सुरक्षित होती है, वरना बाहर की दुनिया तो ऐसे दरिंदों से भरी पड़ी है। मैंने कनक से वादा किया कि अब मैं उसे अपना सारा वक्त दूंगा, और उससे भी वादा लिया कि वो भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होगी, बल्कि मेरी गलतियों और खामियों को नज़रअंदाज कर देगी। जिंदगी की असल खूबसूरती इसी में है कि जिससे मोहब्बत की जाए, उनकी गलतियों को सुधारा जाए और उनकी कमियों को अपना लिया जाए, तभी हम सुखी जीवन जी सकते हैं। आज हमारी शादी को 6 साल गुजर चुके हैं और मैं कनक के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या राय है, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।